हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पे सादर आमंत्रित है। ये मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार आपका है और आप सभी इस गंगा अकेडमी परिवार में सादर आमंत्रित हैं। जल्दी से आप सब अपने मोबाइल फोन को, लैपटॉप फोन में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा अकेडमी सर्च कर दीजिए। सर्च बार में गंगा अकेडमी लिख कर सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। और इसी स्वामी विवेकानंद वाले चैनल को, गंगा अकेडमी को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो, पब्लिक हो, सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, क्योंकि हर प्रत्येक वीडियो में आपकी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्ट है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और हमें वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्र मंडली, अपने सभी मित्रों को, अपने सभी सगे संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप सभी से शेयर करके पहुंचा दीजिए। और निरंतर आप सब फटाफट चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके 1 लाख परिवार की संख्या में आप सब शामिल हो जाइए। हमें आप सभी से एक उम्मीद है और आपसे जो ये उम्मीद है, इस पे आप सब खरा उतरिए। फटाफट आप सभी चैनल से जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरा करवा दीजिए। आप सभी के सहयोग से जिस दिन गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर की संख्या पूरी हो जाएगी, 1 लाख परिवार हम गंगा अकेडमी से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके चैनल को, उसी दिन से आप सभी को गंगा अकेडमी की ये व्हाइट बोर्ड की क्लासेस को पूरी तरह डिजिटल बोर्ड में बदल दिया जाएगा। और आप सभी को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा हर एक विषय की पूरा विधिवत फुल कोर्स सहित PDF सहित आपको क्लासेस मिलने लगेगी। और भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर को भी आमंत्रित करके आप सभी को पूरा फुल कोर्स उपलब्ध कराएंगे PDF सहित। बस फटाफट आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, जिससे संपूर्ण भारत की हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आप सभी को घरों से उपलब्ध करा सके, जिससे किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कहीं घर छोड़कर ना भागना पड़े, बड़े बड़े कोचिंग में पैसा देकर एडमिशन ना कराना पड़े। तो आप सब अभी जुड़ जाइए चैनल पर और हमें प्यार और सपोर्ट देकर 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी से हम उम्मीद करता हूँ। और इस उम्मीद पर आप सब खरा उतरिए, फटाफट चैनल से जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। हम पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे भारतीय दंड संहिता यानी CRPC में अध्याय और धारा को। तो अध्याय को हमने खत्म कर लिया था। आप सब पिछला वीडियोस को जो पब्लिक हो चुके हैं उसको जब जाओगे देखोगे तो वहाँ CRPC के 37 अध्यायों को हम पूरी तरह से खत्म कर दिया हूँ। CRPC के किस अध्याय में कौन सा प्रावधान है और वो प्रावधान धारा का किस धारा के अंतर्गत आता है, हम ये 37 अध्यायों पर चर्चा कर दिए हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं धारा पर। तो धारा पिछले सेशन में भी कुछ हम खत्म किए थे और आज उसी के क्रमबद्धता को जोड़ते हुए आज उसके आगे हम धारा फिर बताने चल रहा हूँ। क्योंकि आप जब पुलिस SI की परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों देने जाते हो तो वहाँ मूल विधि इसी को कहते हैं, मूल विधि यानी भारतीय दंड संहिता का जो IPC, CRPC
से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही यूपीपी और यूपीएसआई में मूल विधि के रूप में सिलेबस में दिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन का भंडार होता है। इस नाते हम पुलिस एसआई वाले बच्चों के लिए तो सीआरपीसी और तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर पुलिस एसआई की परीक्षा नहीं दे रहे हो, कोई अदर की परीक्षा दे रहे हो, तो फिर भी ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन के रूप में परीक्षा में सवाल ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सामान्य अध्ययन का कोई लिमिट नहीं होता है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को कहीं से भी उठाया जा सकता है। इस नाते आप सब देखते जाइएगा। अगर पुलिस एसआई नहीं भी दे रहे हैं तब पर भी वीडियोस को देखिएगा। और जो हमारे अभिभावकगण हैं, जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कंपटीशन क्षेत्र में नहीं है, कंपटीशन की परीक्षा को नहीं देते हैं, वो भी इस वीडियोस को देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सब देखेंगे तो आप सभी में एक जागरूकता बनेगी और आप सब अपने कानून को, अपने हक को जानेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक आम नागरिक, हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के लोग अपने कानून से परिचित हों, अपने कानून को लेकर जागरूक हों। तो ये जागरूकता अभियान भी है, आप सभी के कंपटीशन फील्ड से भी लाभान्वित है। इस नाते हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम आज के सेशन में धारा 17 से शुरुआत करेंगे। धारा 17 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, तो आज धारा 17 से आगे हम बताने चल रहे हैं। तो नोट कीजिए, सीआरपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं को हम लेकर चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण धाराओं में एक धारा आ जाता है आईपीसी का, धारा 17। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 17 में आपको क्या याद करना है, निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी के धारा 17 में कौन सा प्रावधान है। ऐसे आपकी परीक्षा में पूछ लेगा और 4 विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें से 3 गलत होगा और चौथा एक सही होगा। तो आप जो सही वाले पे टिक लगाना है। तो सीआरपीसी का धारा 17 क्या है? ये है सरकार की परिभाषा। तो निम्नलिखित में से बताइए सरकार की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है। तो आपको याद होना चाहिए, सरकार की परिभाषा सीआरपीसी के 17 धारा में है। सरकार की बात करें तो एक सेंट्रल स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार होती है। तो ये सरकार की परिभाषा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की चर्चा होती है सीआरपीसी के धारा 17 में। तो याद कर लीजिए, धारा 17 में सरकार की परिभाषा। अब अगर नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा देखें तो धारा 18 एक महत्वपूर्ण धारा है, इसको भी याद कर लीजिए। तो धारा 18 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो धारा 17 में हमने देखा कि सरकार की परिभाषा बताया गया है, तो धारा 18 में भी परिभाषा ही है, लेकिन किसका परिभाषा? पूरे भारत की परिभाषा। यानी भारत का परिभाषा की बात सीआरपीसी के किस धारा में होती है? तो सीआरपीसी के धारा 18 में होती है भारत की परिभाषा। अब आपको याद होना चाहिए कि धारा 17 में सरकार की परिभाषा, यानी जब बात सरकार की परिभाषा की होगी तो सीआरपीसी के धारा 17 में होती है, और जब भारत की परिभाषा की बात होती है तो सीआरपीसी के धारा 18 में होगी। याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है सीआरपीसी का धारा 19। तो धारा 19 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? याद कर लीजिए, 17 में सरकार की परिभाषा, 18 में भारत की परिभाषा। अब धारा 19 में क्या है? तो न्यायाधीश का परिभाषा। तो न्यायाधीश यानी कि जजेस की परिभाषा का प्रावधान सीआरपीसी के धारा
19 में है। तो याद कर लीजिए, न्यायाधीश की परिभाषा निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस धारा में अंकित है? तो याद कर लीजिए, सीआरपीसी के धारा 19 में अंकित है न्यायाधीश की परिभाषा। और न्यायाधीश से तात्पर्य अगर हम देखें तो न्यायाधीश से तात्पर्य है कि कानून के द्वारा न्याय देने के लिए ये प्रतिबद्ध है। तो कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है कौन? न्यायाधीश। न्यायाधीश किसके लिए प्रतिबद्ध है? कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है जज यानी कि न्यायाधीश। तो न्यायाधीश की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में है? तो सीआरपीसी के धारा 19 में एक न्यायाधीश की परिभाषा अंकित है, जिसमें कानून के द्वारा न्याय देने के लिए न्यायाधीश प्रतिबद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर हम बता दें कि कानून बनाती कौन है और कानून देती कौन है, तो आपको कानून बनाने का काम है विधायिका का, संसद का, सदन का। सदन कोई एक बिल पारित करती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर बिल को बनाती है, बिल पास करती है और वो बिल पास करके भेजती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंच जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करके अनुमति दे देता है। यानी राष्ट्रपति का जिस दिन साइन हो जाता है उसी दिन से कानून की, विधेयक की, बिल की अनुमति मिल जाती है और राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद वो विधेयक नहीं रह जाता है बल्कि वो हो जाता है कानून। अब उस कानून का क्रियान्वयन उसके बाद लागू हो जाता है। तो कानून बनाने का काम कौन है? नीति नियंता कौन है? आपका सदन है, संसद है, आपका विधायिका है। और कानून का संरक्षण कौन देता है? यानी अगर आपको कानून का कोई भी कानून का हक नहीं मिल रहा है तो उसको दिलाने का काम करता है न्यायपालिका। तो वही यहाँ कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है न्यायालय यानी कि न्यायाधीश। तो निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी का किस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा अंकित है? तो याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, धारा 19 में अंकित है न्यायाधीश की परिभाषा। तो नेक्स्ट अब धारा पे आते हैं, सीआरपीसी की धारा 20। तो आइए देखते हैं सीआरपीसी की धारा 20 में क्या अंकित है। तो सीआरपीसी के धारा 20 में न्यायाधीश की परिभाषा अगर मैंने 19 में देखा तो नेक्स्ट सीआरपीसी के धारा 20 में परिभाषा होगी किसकी? न्यायालय की। तो न्यायालय की परिभाषा निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस धारा में अंकित है? तो न्यायालय की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 20 में अंकित है। याद कर लीजिए, सीआरपीसी की धारा 20 में अंकित है न्यायालय की परिभाषा। अब नेक्स्ट आते हैं सीआरपीसी का धारा 21। तो सीआरपीसी की धारा 21 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, सीआरपीसी की धारा 21 कहता है लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक की परिभाषा। तो सीआरपीसी के किस धारा में? सीआरपीसी के किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा अंकित है? तो लोक सेवक की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 21 में है, अंकित है। याद कर लीजिए, यानी अगर हम कहें सरकार की परिभाषा निम्नलिखित में से किस सीआरपीसी के धारा में अंकित है? तो धारा 17 होगी। भारत की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 18 में होगी। न्यायाधीश की परिभाषा किसमें है? तो धारा 19। न्यायालय की परिभाषा धारा 20 में अंकित है। लोक सेवक की परिभाषा धारा 21 में अंकित है। तो
मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना होगा यहाँ धारा 20 में लोक सेवक की परिभाषा अंकित है। सीआरपीसी के धारा 20 में लोक सेवक की परिभाषा है। और लोक सेवक कहते किसे हैं, तो लोक सेवक के बारे में जान लेते हैं। लोक सेवक में आता है सेना का आयुक्त ऑफिसर, यानी कि सेना का जो आयुक्त ऑफिसर होता है वो क्या होता है, तो सेना का आयुक्त ऑफिसर एक लोक सेवक होता है। लोक सेवक के रूप में कार्य करता है सेना का आयुक्त ऑफिसर। अगला एक न्यायाधीश भी आपका क्या है, तो न्यायाधीश भी आपका लोक सेवक की श्रेणी में आता है। न्यायाधीश लोक सेवक के रूप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आइए, इन निर्वाचन संबंधी अधिकारी भी एक लोक सेवक का श्रेणी में आता है। निर्वाचन संबंधी जो भी अधिकारी होते हैं, जो निर्वाचन से संबंधित कार्य को देखते हैं, वो सभी भी लोक सेवक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट, लोक स्वास्थ्य का जो पद होता है ये भी लोक सेवक के रूप में होते हैं। लोक क्षेत्र के अधिकारी ये भी लोक क्षेत्र भी लोक सेवक होते हैं। लोक सुविधा से जो जुड़े अधिकारी होते हैं ये भी लोक सेवक के रूप में होते हैं। आपका जो होमगार्ड वाला पद है ये भी होमगार्ड भी एक लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। होमगार्ड में एक वार्ड आया था, याद कीजिएगा, रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र, और दूसरा वार्ड है बिपिन बनाम केरल। तो ये रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र और बिपिन बनाम केरल, ये दोनों वार्ड होमगार्ड से संबंधित वार्ड हैं, तो याद कर लीजिएगा। और ये सेना के आयुक्त ऑफिसर, न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी, लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र, लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी और होमगार्ड, ये सभी के सभी आपके लोक सेवक के रूप में आते हैं, यानी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो हमने अभी तक आपको बताया कि धारा 17 में, सीआरपीसी की धारा 17 में सरकार की परिभाषा है। सरकार एक सेंट्रल स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्य की सरकार होती है। सीआरपीसी का धारा 18 भारत की परिभाषा, सीआरपीसी का धारा 19 न्यायाधीश की परिभाषा, सीआरपीसी का धारा 20 न्यायालय की परिभाषा और सीआरपीसी का धारा 21 लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक के रूप में मैंने आपको बताया इस सेना के आयुक्त ऑफिसर, न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी, लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र और लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी और होमगार्ड, ये सभी लोक सेवक के श्रेणी में आते हैं। होमगार्ड के संदर्भ में ये दोनों वार्ड भी याद कर लीजिएगा, रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र और बिपिन बनाम केरल, ये दोनों वार्ड होमगार्ड से संबंधित हैं। अब हम एक वार्ड है विधायक वार्ड के मामले में, तो विधायक पे ये धारा 21 में ही है, तो विधायक में एक वार्ड याद कर लीजिएगा, आरएस नायक बनाम AR अंतुले। तो आरएस नायक बनाम AR अंतुले निम्नलिखित में से किस वार्ड से संबंधित है? एक न्यायालय का एक वार्ड आया था, आरएस नायक बनाम AR अंतुले, और आरएस नायक बनाम AR अंतुले निम्नलिखित में से बताइए किस वार्ड से संबंधित है? तो यह विधायक के लिए वार्ड आया था। तो आपको याद होना चाहिए कि आरएस नायक बनाम AR अंतुले निम्नलिखित में से किस वार्ड से संबंधित है? तो विधायक से संबंधित है। तो आरएस नायक बनाम AR अंतुले वार्ड में क्या कहा गया, आइए जानते हैं क्या कहा गया। तो AR
आरएस नायक बनाम AR अंतुले के वार्ड में बताया गया कि विधायक को राज्य कोष से जो वेतन अगर नहीं मिल रहा है तो वेतन न मिलने के कारण ये लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी आरएस नायक बनाम AR अंतुले विधायक के संबंध में कौन सा वार्ड में क्या डिसीजन आया था, क्या फैसला आया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए विधायक के संबंध में आरएस नायक बनाम AR अंतुले वार्ड में क्या डिसीजन न्यायालय से आया है, तो आपको याद रखना है कि आरएस नायक बनाम AR अंतुले विधायक से संबंधित एक वार्ड है और इस वार्ड में ये बताया गया था कि विधायक को राजकोष से अगर वेतन विधायक पा रहे हैं तो वो लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। यानी अगर कोई विधायक राजकोष से वेतन नहीं पा रहा है तो वो लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो विधायक को राजकोष से वेतन न मिलने के कारण ये लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि विधायक का जो पेमेंट होता है वो राजकोष से भारित नहीं होता है। राजकोष से विधायक का पेमेंट जो विधायक का वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, ये राजकोष पे भारित नहीं होता है। और राजकोष से भारित न होने के कारण यानी राजकोष से विधायकों का वेतन न मिलने के कारण ये विधायक को हम लोक सेवक में नहीं गिनते हैं, यानी विधायक लोक सेवक के रूप में नहीं होते हैं। तो यही वार्ड आरएस नायक बनाम AR अंतुले ने दिया है। न्यायालय ने आरएस नायक बनाम AR अंतुले के वार्ड में फैसला दिया है, बताया है कि विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में क्यों नहीं गिना जाता है, क्योंकि विधायक को राजकोष से वेतन नहीं मिलता है और वेतन न मिलने के कारण विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो क्या कभी भूलेंगे, कोई आपसे पूछ ले कि विधायक लोक सेवक होते हैं तो बिल्कुल आप हाँ न बोलिएगा, आप सीधा जवाब दीजिएगा कि विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इन्हें राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, यानी इनका जो सैलरी मिलता है राजकोष पर भारित नहीं होता है। किस पे भारित होता है? संचित निधि पर भारित होता है। तो ये विधायक को राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, इसी वजह से विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये वार्ड किसमें आया, किस वार्ड में आया था? तो आरएस नायक बनाम AR अंतुले। तो अब हम आते हैं, जो विधायक अगर लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं तो क्या सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री लोक सेवक में आते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर विधायक लोक सेवक में नहीं आ रहा है तो सांसद और मुख्यमंत्री और मंत्री क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं कि नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, विधायक पे संशय मत कीजिएगा, विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो पेमेंट होता है, इनकी पारिश्रमिक होती है, इनकी सैलरी होती है, ये राजकोष से नहीं मिलती है। और राजकोष से वेतन न मिलने के कारण विधायक लोक सेवक नहीं माने जाते हैं। ये वाद आया था न्यायालय से आरएस नायक बनाम AR अंतुले के वाद से में कहा गया है। अब सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री याद कर लीजिएगा, ये सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री ये तीनों ही लोक सेवक होते हैं। क्यों होते हैं? एक वाद आया था मेरे प्यारे बच्चों, यम करुणानिधि मामले वाला के अंतर्गत। तो यम करुणानिधि एक मामला था, याद कर लीजिएगा। यम करुणानिधि मामले के अंतर्गत सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री को
लोक सेवक माना गया है, यानी सांसद भी लोक सेवक होता है, मुख्यमंत्री भी लोक सेवक होता है और मंत्री भी लोक सेवक होता है। विधायक लोक सेवक नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद एक लोक सेवक होता है। ये यम करुणानिधि बताते हैं, मैं नहीं, यम करुणानिधि बताते हैं। तो यम करुणानिधि का एक मामला कोर्ट में आया था। उसी यम करुणानिधि वाद में ये कहा गया कि सांसद भी लोक सेवक होते हैं, मुख्यमंत्री भी लोक सेवक होते हैं और मंत्री भी लोक सेवक होते हैं। और ये सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री अध्यक्ष होते हैं किसके? तो संसद बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो संसद बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं कौन? सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री। तो ये संसद बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। संसद बोर्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो हिंदी मूवी, भारत में जो मूवी बनती है, भारत में मूवी बनने के लिए एक बोर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेंसर बोर्ड। और जब भारत की कोई मूवी रिलीज होती है तो रिलीज होने से पहले वो पूरी मूवी जाती है सेंसर बोर्ड के पास, और सेंसर बोर्ड उस मूवी को देखती है, परखती है, और क्या ये मूवी रिलीज होने के बाद समाज में, जनता में, नागरिकों में कोई गलत भावना नहीं पहुंचेगी। तो अगर ऐसा सेंसर बोर्ड को लगता है कि गलत मूवी है तो वो नहीं पास होने देती है और वो मार्केट में मूवी रिलीज नहीं होती है। लेकिन अगर मूवी सही है, कहीं कोई गलत भाव नहीं है मूवी में, तो गलत दृश्य नहीं है, तो सेंसर बोर्ड उसे अनुमति दे देती है रिलीज होने के लिए, और मूवी मार्केट में रिलीज हो जाती है और उससे प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं। तो ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष यही सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री होते हैं। जबकि अन्य देशों में ये सेंसर बोर्ड नहीं होता है, और ये सेंसर बोर्ड अन्य देशों में ना होने की वजह से तमाम अश्लील मूवियाँ भी अदर देशों में रिलीज हो जाती हैं। लेकिन अश्लील दृश्य वाली मूवी हमारे भारत में नहीं रिलीज हो पाती है, क्योंकि ये सेंसर बोर्ड पहले परखती है, फिर बाद में रिलीज करती है। सेंसर बोर्ड को अगर लगता है कि ये मूवी गलत है तो वो रिलीज नहीं होने देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोक सेवक की परिभाषा किसमें है? तो धारा 21 में है। लोक सेवक के रूप में आते कौन है? सेना के आयुक्त ऑफिसर आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, निर्वाचन संबंधी अधिकारी आते हैं, लोक स्वास्थ्य आते हैं, लोक क्षेत्र, लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी और होमगार्ड, ये सभी लोक सेवक के रूप में होते हैं। जबकि विधायक लोक सेवक के रूप में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एक वाद आया था आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंटुले। तो इस ए.आर. अंटुले बनाम ए.आर. नायक, आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंटुले वाद में ये बताया गया कि विधायक को राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण लोक सेवक की श्रेणी में नहीं गिने जाते। जबकि सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री ये तीनों लोक सेवक होते हैं यम करुणानिधि मामले के अंतर्गत। किसके मामले के अंतर्गत लोक सेवक माने गए हैं सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री? यम करुणानिधि मामले के अंतर्गत। और ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी तक हमने धारा 21 को खत्म किया, अब आते हैं धारा 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 22 में याद कर लीजिए, एक पर आप कोतवाल सुने होंगे, एक कोतवाल वाला पद, कोतवाल पुलिस, कोतवाल का पद, पुलिस का पद, डॉक्टर का पद और अध्यापक का पद। ये कोतवाल, पुलिस, डॉक्टर, अध्यापक। कोतवाल क्या है? पुलिस का अधिकारी होता है। पुलिस, डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर, अध्यापक, शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं वो अध्यापक, ये कोतवाल पुलिस डॉक्टर अध्यापक, ये कौन होते हैं? ये वित्त को इकट्ठा करने वाले एक कर्मचारी होते हैं। यानी वित्त को इकट्ठा करने वाले कर्मचारी कौन होते हैं? वो एक कोतवाल होते हैं, पुलिस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अध्यापक होते हैं। अब नगर पालिका पार्षद, नेक्स्ट आते हैं नगर पालिका के पार्षद। नगर पालिका के पार्षद, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य। ये नगर पालिका वाले जो पार्षद होते हैं, जैसे गांव में नगर पालिका का पार्षद क्या होता है हम बता दें थोड़ा। जैसे गांव में आप प्रधान चुनते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में हम चुनते हैं प्रधान, ग्राम प्रधान। तो वही जब हम शहर में जाते हैं, नगर में जाते हैं, तो वो प्रधान वाला पद वहाँ यही पार्षद के रूप में हो जाता है, सभासद के रूप में हो जाता है। यानी प्रधान और प्रधान से संबंधित कुछ सदस्य होते हैं, तो सदस्य को कहते हैं पार्षद और प्रधान को कहते हैं सभासद। तो ये नगर पालिका के पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य ये भी लोक सेवक नहीं होते हैं। यानी चाहे नगर पालिका का पार्षद हो, लोक सेवक होता है? नहीं प्यारे बच्चों। ग्राम प्रधान लोक सेवक होता है? नहीं। जिला पंचायत सदस्य भी लोक सेवक नहीं होता है। और ये विधायक भी आपका लोक सेवक नहीं होता है। विधायक भी आपका लोक सेवक नहीं होता है। तो लोक सेवक कौन कौन नहीं होता है? सबसे पहले तो आप नोट करेंगे, विधायक लोक सेवक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ एक वाद आया था विधायक पर, आर.एस. नायक बनाम A.R. अंतुले, और इस वाद में ये बताया गया कि न्यायालय ने बताया, फैसला दिया कि विधायक को चूंकि राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। और ये नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी लोक सेवक नहीं होते हैं। ये विधायक के साथ साथ आपको याद करना है, नगर पालिका का पार्षद लोक सेवक होता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नगर पालिका पार्षद लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। ग्राम प्रधान लोक सेवक की श्रेणी में आता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जिला पंचायत सदस्य लोक सेवक की श्रेणी में आता है? नहीं प्यारे बच्चों। तो परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो 3 ऑप्शन हो, जैसे सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री दे देगा, कोतवाल पुलिस डॉक्टर अध्यापक दे देगा, और एक ऑप्शन इसमें से दे देगा नगर पालिका पार्षद या ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या विधायक। तो ये चाहे विधायक भी नहीं होते हैं, नगर पालिका पार्षद भी नहीं होते हैं, ग्राम प्रधान भी नहीं होता है, जिला पंचायत सदस्य भी नहीं होता है। जबकि कोतवाल पुलिस डॉक्टर अध्यापक होते हैं, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री होते हैं। तो निम्नलिखित में से बताइए, ग्राम प्रधान लोक सेवक होते हैं? नहीं प्यारे बच्चों। जिला पंचायत सदस्य लोक सेवक होते हैं? नहीं। नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका पार्षद लोक सेवक होते हैं? नहीं। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी न्यायालय में कोई केस चल रहा है, आपको समझिए एक चीज, न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस में कोई व्यक्ति आता है और उस केस से संबंधित सहयोग कर देता है, मदद कर देता है, तो उसके सहयोग कर देने से वह व्यक्ति किस रूप में माना जाएगा, किस श्रेणी में माना जाएगा? तो ये भी आपको लोक सेवक हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति
किसी भी केस में न्यायालय की कोई मदद कर देता है तो वह व्यक्ति लोक सेवक मान लिया जाएगा। कोई न्यायालय में कोई भी XYZ किसी भी केस में कोई व्यक्ति आता है और उस केस से संबंधित न्यायालय में मदद कर देता है और न्यायालय में मदद कर देने से वह व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद करता है तो लोक सेवक के रूप में वह माना जाएगा। तो कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अगर मैं रिकॉल कर दे एक बार पुनः जिससे आप सभी को याद हो जाए, तो धारा 17 में मैंने बताया सरकार की परिभाषा है। CRPC के धारा 17 में सरकार की परिभाषा है। सरकार दो रूपों में होती है, एक सेंट्रल स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार। CRPC का धारा 18 है भारत की परिभाषा। CRPC का धारा 19 क्या है? न्यायाधीश की परिभाषा। तो न्यायाधीश की परिभाषा में न्यायाधीश कानून के द्वारा न्याय देने के लिए न्यायाधीश प्रतिबद्ध होता है। CRPC का धारा 20 न्यायालय की परिभाषा। CRPC का धारा 21 लोक सेवक की परिभाषा। अब लोक सेवक कौन होते हैं? सेना के आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक होते हैं, न्यायाधीश लोक सेवक होते हैं, निर्वाचन संबंधी अधिकारी लोक सेवक होते हैं, लोक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, लोक क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, लोक सुविधा से जुड़े अधिकारी लोक सेवक होते हैं, होमगार्ड भी आपका लोक सेवक होता है। रमेश बालकृष्णन और महाराष्ट्र और विपिन वर्सेस केरल, ये होमगार्ड से संबंधित वाद न्यायालय से आया है कि होमगार्ड लोक सेवक है। तो होमगार्ड को लोक सेवक किस वाद में माना गया है? तो याद कर लीजिएगा, रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र और विपिन बनाम केरल, ये दोनों वाद में न्यायालय ने बता दिया है कि होमगार्ड भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है, जबकि विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ एक वाद आया था RS नायक बनाम AR अंतुले, और इस RS नायक बनाम AR अंतुले के वाद में न्यायालय ने फैसला देकर बता दिया कि विधायक को राजकोष से वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि सांसद लोक सेवक होते हैं, मुख्यमंत्री लोक सेवक होते हैं, मंत्री भी लोक सेवक होते हैं। ये किसका मामला है? यम करुणानिधि के मामले के अंतर्गत। संसद बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री। अब कोतवाल क्या होता है, पुलिस क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, अध्यापक क्या होता है? जान लेना है कि कोतवाल, पुलिस, डॉक्टर, अध्यापक ये वित्त को इकट्ठा, वित्त मतलब पैसा, तो वित्त यानी कि पैसा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी होते हैं। कौन? डॉक्टर, वकील, डॉक्टर, पुलिस, कोतवाल, अध्यापक, ये 4 हैं। नगर पालिका परिषद लोक सेवक होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नगर पालिका पार्षद लोक सेवक नहीं होते हैं, ग्राम प्रधान भी लोक सेवक नहीं होते हैं, और जिला पंचायत सदस्य जो चुना जाता है ये भी लोक सेवक नहीं होते हैं। अब ये नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य को लोक सेवक नहीं होने का कारण क्या है, किस वाद में ये कहा गया है? तो यही जो होमगार्ड को लोक सेवक माने थे रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र, यही सेम वाद है रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र के वाद के अंतर्गत ये नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य को भी लोक सेवक नहीं माना गया है। तो यानी ये रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र वाद को याद कर लीजिए कि रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र, रमेश बालकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र के वाद में
विधायक को भी लोक सेवक के रूप में नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जिसे लोक सेवक में नहीं गिना जाता है। ग्राम प्रधान को भी इन्होंने इसी वार्ड में लोक सेवक के रूप में नहीं गिना गया है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका पार्षद में इसी वार्ड से लोक सेवक के रूप में नहीं गिना जाता है। अब आते हैं धारा 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 22 में क्या है? जंगम संपत्ति की परिभाषा। यानी जब कोई जंगम संपत्ति की परिभाषा से संबंधित कोई बात हो तो यह सीआरपीसी के धारा 22 में अंकित है। तो जंगम संपत्ति की परिभाषा किस सीआरपीसी की धारा में अंकित है? तो जंगम संपत्ति की परिभाषा धारा 22 में अंकित है। अब आते हैं नेक्स्ट धारा सीआरपीसी का धारा 24। तो धारा 24 में एक लाइन याद कीजिएगा, बेईमानी जब कोई होती है। तो बेईमानी की परिभाषा, यानी जब कहीं बेईमानी की बात आती है तो ये सीआरपीसी का धारा 24 आ जाता है सामने, और धारा 24 में अंकित है बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी कैसे होती है? कोई दोषपूर्ण लाभ है, कोई भी दोषपूर्ण लाभ के लिए कोई बेईमानी हो रही है तो वह बेईमानी की परिभाषा दोषपूर्ण लाभ हेतु अंकित है सीआरपीसी का धारा 24। अब नेक्स्ट धारा आते हैं सीआरपीसी का धारा 25। तो धारा 25 में धोखे के साथ कोई क्षति पहुंच रही है तो वहां कपट की परिभाषा दी हुई है। तो धोखे के साथ कोई क्षति हो रही है तो सीआरपीसी के धारा 25 में यह धोखे के साथ क्षति के रूप में कपट की परिभाषा दी हुई है। तो कपट की परिभाषा कहाँ है, किस सीआरपीसी में? तो धारा 25 में याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है धारा 29 में है दस्तावेज की परिभाषा। तो दस्तावेज की परिभाषा किस सीआरपीसी में अंकित है? सीआरपीसी के किस धारा में अंकित है? तो दस्तावेज की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 29 में याद कर लीजिए। यानी दस्तावेज की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में अंकित है? तो धारा 29 में याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दस्तावेज कहते किसे हैं? जैसे बैंक का कोई चेक हो गया तो बैंक का चेक दस्तावेज में गिना जाएगा। बैंक का कोई चेक हो गया दस्तावेज में गिना जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी किसमें गिना जाएगा? दस्तावेज में। और सभी सरकारी जो कागज होते हैं ये भी दस्तावेज में आ जाएंगे। यानी बैंक का चेक दस्तावेज में आता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज में आता है, और सभी सरकारी संस्था के कागज दस्तावेज में गिने जाते हैं। यानी दस्तावेज की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 29 में अंकित है। अब आते हैं एक धारा है महत्वपूर्ण, धारा 33। तो धारा 33 में सीआरपीसी के धारा 33 में कार्य लोप की परिभाषा है। कोई कार्य की लोप हो रही है तो सीआरपीसी के धारा 29 में कार्य के लोप की परिभाषा अंकित है, दी हुई है। कोई गलत व्यवहार के लिए, कोई गलत व्यवहार के लिए कोई कार्य का लोप हो रहा है तो सीआरपीसी के धारा 29 में अंकित है। तो धारा 22 याद कर लीजिए, जंगम संपत्ति की परिभाषा। जंगम संपत्ति की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 22 में है। बेईमानी की परिभाषा, बेईमानी कैसे? कोई दोषपूर्ण लाभ हेतु से कोई बेईमानी हो रही है तो सीआरपीसी के धारा 24 में है। सीआरपीसी के धारा 25 में है कपट की परिभाषा। तो कपट कैसे होता है? धोखे के साथ कोई क्षति आ रही है तो ऐसे मामलों में कोई कपट हो रहा है तो कपट की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 25 में अंकित है। सीआरपीसी के धारा 29 में क्या है? तो सीआरपीसी के धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा है। अब दस्तावेज किसे कहते हैं? तो बैंक का चेक हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया,
और सभी सरकारी संस्था के कागज ये सभी दस्तावेज में गिने जाते हैं। यानी दस्तावेज का परिभाषा सीआरपीसी के धारा 29 में अंकित है। तो अब सीआरपीसी का आता है धारा 33। तो धारा 33 आता है कार्यलोप की परिभाषा। कार्यलोप कैसा? कोई गलत व्यवहार के लिए, कोई गलत व्यवहार हेतु कोई कार्यलोप आ रहा है तो यह कार्यलोप की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 33 में अंकित है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको कभी भूलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेगा। अब हमें एक एक धारा क्लियर कर देंगे और कभी कोई परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो एक बार निकाल करा दें जिससे आप सभी को पूरा क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीआरपीसी का धारा 17 मैंने बताया सरकार की परिभाषा। सरकार दो स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार। धारा 18 में है भारत की परिभाषा। धारा 19 न्यायालय, धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा। न्यायाधीश से तात्पर्य है कानून के द्वारा न्याय देने के लिए न्यायाधीश प्रतिबद्ध है। धारा 20 न्यायालय की परिभाषा। अब धारा 21 पे आ जाते हैं। ये धारा 21 कहता है लोक सेवक की परिभाषा। अब लोक सेवक कहते किसे हैं? सेना के मुख्य आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक होते हैं, न्यायाधीश लोक सेवक होते हैं, निर्वाचन संबंधी अधिकारी लोक सेवक होते हैं, लोक स्वास्थ्य लोक सेवक होते हैं और लोक क्षेत्र लोक सेवक होते हैं, लोक सुविधा से जुड़े जो अधिकारी होते हैं लोक सेवक होते हैं। होमगार्ड भी आपका लोक सेवक में गिना जाने लगा है। कैसे गिना जाने लगा है? तो होमगार्ड पर एक वाद आया था न्यायालय से, उसी वाद को याद कर लीजिए। रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र और एक दूसरा है बिपिन वर्सेस केरल। तो ये रमेश बालकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र और बिपिन वर्सेस केरल, इस दोनों वाद में या न्यायालय से फैसला आया है और इसमें ये बताया गया है कि होमगार्ड एक लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो आपसे अगर परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेगा कि होमगार्ड लोक सेवक में किस वार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये वार्ड दोनों याद कर लीजिएगा। रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र और बिपिन बनाम केरल। अब विधायक भी आपका क्या लोक सेवक के रूप में कौन नहीं आता है? तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं विधायक को। तो विधायक लोक सेवक में नहीं आता है। देखिए यहाँ क्रॉस लग गया है, बूढ़े का निशान। इसका मतलब लोक सेवक में विधायक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जैसे हमने रमेश बालकृष्णन बनाम की महाराष्ट्र और बिपिन बनाम केरल को हमने वार्ड को देखा, उसी प्रकार से विधायक में एक वार्ड आया था आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले। तो ये आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले वार्ड में न्यायालय ने ये बताया कि चूंकि विधायक को राजकोष से वेतन नहीं मिलता है और राजकोष से विधायक को वेतन न मिलने के कारण विधायक को लोक सेवक में नहीं रखा गया है, लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन सा वार्ड है? तो वार्ड को याद कर लीजिएगा, आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले। अब सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री ये तीनों पर लोक सेवक में गिने जाते हैं। और ये भी किस मामले के अंतर्गत? तो यम करुणानिधि के मामले के अंतर्गत, और ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अब कोतवाल, डॉक्टर, पुलिस और अध्यापक ये चारों पोस्ट एक वित्त व्यवस्था को इकट्ठा करने वाले कर्मचारी होते हैं। अब
यहाँ जैसे हमने विधायक को RS नायक वर्सेस AR बुले के वाद के से ये जाहिर कर लिए कि विधायक लोक सेवक नहीं है, उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद भी लोक सेवक नहीं है, ग्राम प्रधान भी लोक सेवक नहीं है, जिला पंचायत सदस्य भी लोक सेवक नहीं है। तो ये नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य लोक सेवक नहीं है। इस पर भी ये वाद आया था, यही रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र, रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र के वाद से जो होमगार्ड वाले वाद में ये आया है, तो यही यहाँ भी रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र के अंतर्गत, वार्ड के अंतर्गत ये नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य को लोक सेवक नहीं गिना गया है, श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी केस से संबंधित कोई सहयोग कर देता है, तो सहयोग करने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद कर देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद कर देता है, तो लोक सेवक माना जाता है। अब नेक्स्ट CRPC का धारा है 22। तो 22 में है जंगम संपत्ति की परिभाषा। CRPC का धारा 22 में अंकित है जंगम संपत्ति की परिभाषा। नेक्स्ट CRPC की धारा 24। तो 24 में है बेईमानी की परिभाषा, यानी कि कोई दोषपूर्ण लाभ हेतु। अब CRPC का धारा 25 अंकित है कपट की परिभाषा। कपट किसके लिए? कोई धोखे से साथ क्षति हो रहा है, तो इस मामले में कोई कपट आ रहा है, तो कपट की परिभाषा CRPC के धारा 25 में है। जबकि बेईमानी की परिभाषा, यानी दोषपूर्ण लाभ हेतु कोई बेईमानी है, तो बेईमानी की परिभाषा CRPC के 24 में है। जंगम संपत्ति की परिभाषा CRPC की धारा 22 में है। अब 22, 24, 25 हो गया, तो धारा 29 एक है CRPC का। तो CRPC के धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा दी हुई है। तो दस्तावेज की परिभाषा किस CRPC के धारा में है? तो धारा 29 में अंकित है दस्तावेज की परिभाषा। दस्तावेज होता मानते किसे हैं? तो अगर कोई बैंक का चेक है, तो दस्तावेज में के अंतर्गत आता है, पावर ऑफ अटर्नी दस्तावेज के अंतर्गत आता है, और सभी सरकारी संस्था के जो कागज हैं ये भी आपका दस्तावेज के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट CRPC का धारा है, अगला CRPC का धारा है 33, और 33 CRPC के धारा में है कार्य लोप की परिभाषा। तो कार्य लोप की परिभाषा कोई गलत व्यवहार हेतु अगर आ रहा है, तो CRPC के धारा 33 में अंकित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ CRPC के महत्वपूर्ण धाराओं में आज हमने धारा 33 को खत्म किया। इसके आगे धारा 34 को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच में आता हूँ। कैसा लगा आज का सेशन? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तो बस आप सभी से बार बार साहिदय कोट कोट प्रणाम करते हुए एक यही गुजारिश करूँगा, यही अपील आप सभी से करूँगा। आप सभी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अभिभावक हैं। आप सभी गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। एक गंगा एकेडमी मंच आप सभी का है, आप सभी इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं, और आप सभी का मंच है, परिवार है, प्लेटफॉर्म है। इस मंच पर आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले आपको वो वीडियो पहुँचे और आपसे कोई वीडियो, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। क्योंकि हर टॉपिक में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और एक वीडियो छूट जाएगा तो शायद
आपका सिलेक्शन रुक जाए, इस नाते हम नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं रुक जाए। आप परीक्षा में जाइए, बेहतर परफॉर्मेंस करके एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ हों। चैनल पर प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से में देते जाइए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करते रहिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपसे गुजारिश करते हुए आप सभी से अपील करता हूं कि इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। और जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरा करवा दीजिए। गंगा अकेडमी पर आप सभी जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए, जिससे संस्थान में आपके लिए डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो जाए। और जिस दिन आप सभी के सहयोग से 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा अकेडमी पर पूरा हुआ, उसी दिन आपको गंगा अकेडमी पर ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। आप सभी से वादा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बस हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। गुड नाइट।